हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग अलग अलग तरह के पिरामिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर तक, और अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी लेवल ऑफ पिरामिड के बारे में, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कौन सा होता है। हमने अलग अलग पिरामिड के बारे में बात करी थी, जैसे पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर्स। इसी तरीके से अब हम बात करने वाले हैं एक नए तरीके के इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, जिसका नाम है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब नाम से ही पता लग रहा है ये कुछ इकोसिस्टम या फिर ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी के बारे में कुछ डिनोट करता होगा इसका फिगर, है ना। तो देखते हैं एनर्जी पिरामिड या पिरामिड ऑफ एनर्जी, अब जैसे मर्जी इसको बोल लो, ये सबसे सूटेबल एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है कि अगर हमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर जाके इकोसिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अगर फंक्शनल रोल को अगर हमें कंपेयर करना है कि उनका फंक्शनल रोल क्या है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे, यानी कि सबसे नीचे वाली लेवल से लेकर ऊपर वाली लेवल तक जितने भी ऑर्गेनिज्म एक एक ट्रॉफिक लेवल को सिक्योर करे हुए हैं, उनके फंक्शनल रोल को अगर हमें कंपेयर करना है तो सबसे सूटेबल चीज़ होती है पिरामिड ऑफ एनर्जी। कि हमें ये तो पता लगे कि एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है और वो एनर्जी ऊपर जाती हुई कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, इससे ये चीज़ पता लग जाती है। एक जो एनर्जी पिरामिड होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कितनी है, और एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल तक जाते हुए एनर्जी का लॉस कितना हुआ है या एनर्जी का गेन कितना हुआ है। जनरली ऊपर आप जानते हैं क्योंकि लॉस होता है तो इसलिए इसने से लॉस लिख रखा है, विच इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, एक्सपेक्टेड थिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स, कि उनको पता है कि ऊपर जाते जाते वो वाली बात याद है ना, मेरी एक लेक्चर मैंने लिया था, वो घास रैबिट के पेट में और रैबिट फिर अगर किसी और के पेट में जा रहा था, वो घास के एंगल से मैं आपको बता रहा था, है ना। हेंस पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ना ये वाला, इट इज़ ऑलवेज अपवर्ड, ये हमेशा अपराइट ही होता है, विथ लार्ज एनर्जी बेस एट द बॉटम। ये जनरली कभी भी इकोसिस्टम के अंदर कोई केस ऐसा बन जाए तो बन जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि यार एनर्जी जो है ना वो ऊपर सबसे ज़्यादा और नीचे कम होती जा रही है। वो नीचे सबसे ज़्यादा होती है, ऊपर ही कम जाती रहती है। अगर एक ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम का एक दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जा रहा है, फिर वो किसी और के पेट में गया, फिर वो किसी और के पेट में गया, तो ये जो एनर्जी का पैरामीटर है ये कम होता जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो रेन फॉरेस्ट में जो लीव्स हैं, मान लेते हैं हम कि वो एनर्जी ऑक्यूपाई कर रही है पूरी की पूरी, 100% एनर्जी यहीं छुपी हुई है, और दे आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, दे आर द प्रोड्यूसर्स। अब कीड़े मकोड़े इनको खाएंगे, या लकड़ियों पे जो भी इल्लियाँ होंगी या दीमक होंगे जंगलों के अंदर, वो खा रहे हैं पेड़ वगैरह को, तो 10% एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई, यहाँ पर बची 10% क्योंकि सारे पेड़ पत्ती वगैरह को खा गए। मंकी जो है वो इन इंसेक्ट्स को पेड़ों पे जा जाके बीन बीन के वो खा गया, 1% एनर्जी इनकी गई। इनके पेट में घास थी, ये इसके पेट में, और ये फाइनली भाई साहब चले गए चंबल वाले क्रोकोडाइल के पेट में, 0.1%। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो 10% एनर्जी का लॉस हो रहा है जो कि ओरिजिनल एनर्जी थी, जैसे जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी का लेवल बढ़ते चले जा रहा है उसके कंपैरिजन में। यानी कि 100% का 10% कितना, 10%, 10% का 10% कितना, 1%, 1% का 10% कितना, 0.1%। इसको प्लीज़ याद रखना, ठीक है। 10% लॉस, माइनस का साइन मतलब लॉस इन ईच ट्रॉफिक लेवल, इन ईच ट्रॉफिक लेवल, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। सपोज एक इकोसिस्टम के अंदर अगर उसके बेस में सबसे नीचे जो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पर 1000 कैलोरीज ऑफ लाइट एनर्जी पर्टिकुलर डे पर प्रोड्यूस हो रही है, ये सारी एनर्जी तो एब्जॉर्ब नहीं होती है, कुछ ये स्पेस में भी रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है जोग्राफिकल फिनोमेना की वजह से, वरना अर्थ जो होता वो तो भुन जाता। जितनी एनर्जी अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली है, सिर्फ उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी की भी कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पोर्शन ये ग्रीन प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज करा जाता है अपना फूड वगैरह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने में, या फिर अपने आप को हरा भरा रखने में, आउट ऑफ विच प्लांट यूज़ करता है कुछ एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेसेस। देयरफॉर अगर हम ऐसा मान ले, ओनली 100 कैलोरीज आर स्टोर्ड एज एनर्जी रिच मटीरियल, इस 1000 में से सिर्फ 100 कैलोरी एब्जॉर्ब हो पाई। ये कि एग्जाम्पल लिखा है, डोंट वरी, मुझे एग्जाम्पल अच्छे नहीं लगते, मुझे यार यही बनाकर ना ऐसे यहाँ पर इंसेक्ट्स लिखना या ग्रास हॉपर लिखना, फिर मंकी लिखना, या फिर कोई भी
टाइगर वगैरह लिखना, ये मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये तो आप वो एक सनलाइट का वो मैकेनिज्म बता रहे हो उससे। नाउ सपोज एक कोई एनिमल है, फॉर एग्जांपल एक हिरण है, वो प्लांट को खाता है। अब प्लांट जो बना था वो सूरज की कितनी कैलोरी से 1000 कैलोरी अर्थ पे पड़ी थी। 100 कैलोरी ने 100 कैलोरी को यूज़ करके 1000 में से प्लांट ने उससे अपना खाना बना लिया, यानी कि इसके 10% से, ठीक है। अब 10% जो है 100 कैलोरी का अगर मैं निकालूँ, जो कि प्लांट में मतलब भरपूर मात्रा में, अगर मैं एक पत्ती खा रहा हूँ या फिर मैं कोई फ्रूट खा रहा हूँ, तो मैं मान रहा हूँ कि इसके अंदर 100 कैलोरी है। एक हिरण आया वहाँ पर और वो जो है एक प्लांट को खाता है जिसके अंदर 100 कैलोरी की फूड एनर्जी है, ठीक है। द डियर यूज सम फॉर इट, उसके मेटाबॉलिज्म की वजह से, और 10 कैलोरी उसकी फूड एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाती है, यानी कि अगेन 10% नीचे मूव करी। लायन जो है वो डियर को खा गया और उसको और भी कम मिली, यानी कि 1%। दस यूजेबल एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर टू कार्निवोर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 1000 ले लिया, इसलिए हम लोग 1% तक पहुँचे, और ऊपर में हमने स्टार्ट ही 100% से किया था, इसलिए हम 0.1% पे पहुँचे, ठीक है। देयरफॉर एनर्जी पिरामिड, ये वाली बात हमें प्रूव करता है 2 एग्जांपल से। एनर्जी पिरामिड जो है वो हमेशा एक अपराइट, एक अपवर्ड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। एनर्जी पिरामिड कंसेप्ट जो है हमें हेल्प करता है इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कैसे होता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या? ये एक इकोसिस्टम या एक ये ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्रोग्रेसिवली हायर लेवल पर इंक्रीज होते चले जाते हैं। ये वाली बात बहुत सिंपल होती है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, हमारा टॉपिक आने वाला है। जैसे कहते हैं ये मछली है, ये मछली है मतलब मान लो, ठीक है। अब मरीन इकोसिस्टम अगर खराब है ना, मरीन इकोसिस्टम अगर खराब है, वहां पर कोई ये क्या, वहां पर कोई अगर ऑयल स्पिल अगर हो गया है, ठीक है, वहां पर अगर कोई ऑयल स्पिल अगर हो गया है और इस फिश के अंदर इसने जो भी प्लांट्स या कोई भी कुछ चीज़ खाई होगी अगर समुद्र के अंदर, तो इसके अंदर कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए हैं। समुद्र के किनारे बैठकर इंसान ने मछली पकड़ी, वो उसको अपने घर लाया और गैस के ऊपर पकाकर उसको खाया उस मछली को। ये टॉक्सिक एलिमेंट इसके अंदर भी आ जाएंगे जो एक्चुअली समुद्री जीवन में थे, वो समुद्री जीवन से गए मछली के पेट में, मछली गई इंसान के पेट में। तो अगर इसके अंदर कोई ना कोई कैंसेरियस एलिमेंट होंगे ना, जिससे कैंसर हो सकता है, कैंसर कॉजिंग सेल्स अगर होंगे, तो वो इंसान के अंदर एंटर कर कर ऐसे इंसान जो है वो बीमार पड़ सकता है। एक इसका एग्जांपल मैं और लिख कर आता हूँ पेपरों के अंदर, क्या कि HYV सीड जब से आए हैं तब से बहुत ज़्यादा फार्मर्स को पता नहीं लगता, तो वो केमिकल्स वगैरह या फिर अन्य चीज़ें जो मिलानी पड़ती हैं, कीटनाशक जो मिलाने पड़ते हैं खेत पर, उसका कम ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं। अगर किसी पौधे में उसकी मात्रा अगर बढ़ गई तो वो गए, इंसान उसको कंज्यूम कर रहा है उससे, और वो चीज़ हो सकता है जहर जाके उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की बीमारी या फिर कैंसर बन जाए। तो ये अगेन ये चीज़ क्या हुआ, बायोमैग्निफिकेशन, कि जमीन पर वो कीटनाशक को एब्जॉर्ब करके प्लांट में गए, प्लांट गया या जो भी उससे फसल हुई वो इंसान के पेट में, इंसान ने रोटी बनाई, सब्जी बनाई, जो भी करा उसका, और वो उसको खा गया और वो बीमार पड़ गया। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन ना प्रोग्रेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल में बढ़ती जाती है। एनर्जी पिरामिड ये शो करता है हमें कि जैसे जो बेस लेवल पे जो एनर्जी होती है, अगर वहाँ पर कोई टॉक्सिसिटी का कोई एलिमेंट है ना, और ऊपर वाली स्पीशीज अगर उसको खाती जा रही है, तो वो जहर इसके पेट में, अब ये इसके पेट में तो वो जहर भी इसके पेट में, और ये इसके पेट में तो वो जहर भी इसके पेट में, ये बढ़ता चला जाएगा। और बायो मैग्निफिकेशन कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी बीच में फूड चेन या फूड वेब में अगर कोई भी एक टॉक्सिक पदार्थ अगर मिक्स हो गया है, तो वो पूरी की पूरी जो फूड चेन या फूड वेब है वो पूरी की पूरी इरोड हो सकती है, उन सारी स्पीशीज की डेथ हो सकती है। कुछ ऐसे ही होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे इसी प्रोसेस से होता है। एक बात बता रहा हूँ, रिलेट करने की कोशिश करो, इलॉजिकल बात कर रहा हूँ लेकिन एक रिलेट करने की कोशिश करो। एक बहुत ही ज़्यादा हरी भरी ग्रीन भूमि जो हो गई वो डेजर्ट बन गई थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन।
हर लेवल पे जब डिस्ट्रॉय होता जाता है फूड चेन, फूड पे कुछ बचा ही नहीं, तो एनिमल्स भी मर गए, बाकी कुछ नहीं मरे। इतना बढ़िया वहाँ पर पूरे का पूरा इन्वायरमेंट था, जहाँ मंकी आते थे, औरंगुटान आते थे, लंगूर आते थे, पिकॉक था, डियर था, कुत्ते थे, हिरण थे, हर चीज़ थी वहाँ पर। डेजर्ट बन गया तो कैक्टस बचा और रेटल स्नेक घूम रहे हैं वहाँ पर, और बिच्छू घूम रहे हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में, हमारा ये देखो ये वाला टॉपिक है, बायोमैग्निफिकेशन, ये पूरा हम पढ़ेंगे। क्या? हाँ, ये जब फ्लू होता है, और ये खा लो, और क्या, जब ये बर्ड फ्लू वगैरह फैलता है, या फिर बारिश के दिनों में अभी जैसे चल रहा था ना कि मछलियाँ नहीं खाते, मछलियाँ, सारे जीव जंतु प्रेग्नेंट होते हैं बारिश के दिनों में, है ना। तो यही चीज़ है कि उसमें क्या पता कोई बीमारी हो, कुछ और खा लिए जाए, इसलिए जब कोई, और तभी तो ये चला। देखो अब जैसे होता क्या है कि कई लोग ना ये आर्ग्यू करने लग गए थे उस टाइम पे, जब ये चीज़ चली बहुत ज़्यादा, आज भी होती है ये चीज़, ख़त्म थोड़ी ना हो गई है, कि आप लोग कहते हो दुनिया वाले कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अंडे नहीं खाना चाहिए, तो फिर ये फसलें भी तो मतलब वो नहीं है, इसमें भी तो किसानों को नहीं पता कि कितना कीटनाशक, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड डालने हैं, तो इससे भी तो फिर कैंसर वगैरह हो सकता है। इसलिए इंडिया में एक साइकिल चल पड़ी है बहुत तेज़ी की, बहुत स्पीड पे, ऑर्गेनिक हर चीज़। लोगों को चने खाने तो ऑर्गेनिक, दाल खानी तो ऑर्गेनिक, चावल खाने तो ऑर्गेनिक, उनको हर चीज़ ऑर्गेनिक चाहिए। इसलिए ऑर्गेनिक कॉफ़ी, ऑर्गेनिक टी, ऑर्गेनिक ये, ऑर्गेनिक वो, क्योंकि ऑर्गेनिक बनता है कुल मिलाकर यूरिन एंड गोबर वगैरह का मिक्स करके, प्योर खाद वगैरह से, जिसमें एक सिंगल केमिकल नहीं डाला जाता। ठीक है, ये चीज़ होती है। और ऑर्गेनिक खेती ही पहचान है। जब शुरू में मानव सभ्यता जब इवॉल्व हुई, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, ये कोई फार्मर कोई जानते थोड़ी ना थे ये क्या, हड़प्पा वरप्पा के लोग क्या ये जानते थे क्या, या उससे भी पहले के लोग कि पेस्टिसाइड, वीडीसाइड्स, H5V सीड्स क्या होता है। ये तो बहुत बात की चीज़ है। वो तो इंसान लालची प्राणी होता है, उसकी वॉन्ट्स कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, तो चीज़ों को एनलार्ज करने के लिए कि कम से कम उसको देना पड़े अपनी जेब से और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट आए, तो उसकी वजह से वो कुछ भी तिकड़म खेलता है। फिर बात करते हैं कंसेप्ट के बारे में, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। क्या होता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी? इकोलॉजिकल एफिशिएंसी डिस्क्राइब करता है, नाम से ही पता लग रहा है एक प्रकार की एफिशिएंसी है, एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी एफिशिएंसी विद विच एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है। ये शो करता है कि यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल कितनी एनर्जी को संभाल कर रख पाया, या फिर उसके अंदर कितनी एनर्जी फ्लो हुई, या फिर कितनी एनर्जी लॉस हो गई, उसके वो कितना एफिशिएंट है वो वाला ट्रॉफिक लेवल। और जितनी एनर्जी उस ट्रॉफिक लेवल पे होगी, तो इसका मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज उस ट्रॉफिक लेवल के अंदर फल फूल रही होगी। यहाँ पर देखो इस डायग्राम में, मुझे ये बताओ सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा ट्रॉफिक लेवल है इन चारों में से। अगर हम यही मान लें कि हर इकोसिस्टम में यही चार स्पीशीज होते हैं, अगर हम इस रूल को फिक्स कर दें, तो मुझे ये बताओ वातावरण में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे, घास वगैरह मिलती है, या इल्लियाँ, कीड़े मकोड़े मिलते हैं, या फिर बंदर मिलते हैं, या फिर मगरमच्छ ज़्यादा मिलते हैं? बताओ क्या मिलता है सबसे ज़्यादा? पेड़ पौधे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा यहाँ पर बरकरार है। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा लेवल हुआ? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4? लेवल 1, बस यही है। तो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स एक ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर ये रिस्ट्रिक्टेड है, ऑब्वियस सी बात है। ये हर पिरामिड के अंदर, हर एनर्जी के अंदर, एनर्जी कह रहा हूँ, हर तरह के इकोसिस्टम के अंदर रिस्ट्रिक्टेड, ये ऑब्वियस सी बात है। 100% सेम फिनोमेना तो नहीं हो सकता ना कि जितने क्रोकोडाइल हैं उतने मंकी होंगे, जितने मंकी हैं उतने कीड़े मकोड़े होंगे, जितने कीड़े मकोड़े उतनी घासें होंगी, फिर तो ऐसे तो हो गया काम। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो 10% लॉ। ये इसलिए रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि एनर्जी फ्लो, मतलब ये चीज़ ना पता है क्या है, देखो कुदरत की देन है कि भगवान ने संतुलित कर रखा है इस भूमि को, अपने आप ही वातावरण को, इकोसिस्टम को भगवान ने बहुत संतुलित कर रखा है। अब क्रोकोडाइल अगर सोचा रहे इतने होते जितनी मानव सभ्यता है, इंसानी वो है, तो हम लोग मतलब डरे डरे घूमते रहते, है ना। तो 10% लॉ कुदरत के अंदर फॉलो होता है फिनोमेना। 10% लॉ क्या कहता है? ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईस्ट ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। ये 7th क्लास की EVS में हम लोग करा करते थे जब हम लोग छोटे थे, है ना। एनर्जी जो होती है हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जाते जाते डिक्रीज होती रहती है, यानी कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का फंडा क्या कहता है, जैसे ही ट्रॉफिक लेवल पर आप ऊपर बढ़ोगे, अब नीचे बढ़ने की तो बात ही नहीं चलती, क्यों? अभी हमने पढ़ा ना, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी जो होता है वहाँ पर एनर्जी को देखा जाता है, और अभी हमने ऊपर एक रूल पढ़ा कि जो एनर्जी वाले पिरामिड होते हैं वो हमेशा कभी डाउनवर्ड तो हो ही नहीं सकते, अपराइट ही होते हैं, हमेशा सीधे तरफ ही बने रहते हैं, यानी कि उनकी टिप हमेशा टॉप पर होती है और बेस कुछ ऐसे होता है, प्रॉपर तरीके से पिरामिड की शेप को फॉलो करते हैं, है ना।
तो एनर्जी लेवल यहाँ पर जैसे जैसे मतलब मान लो कि अगर मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ तो एनर्जी लेवल जो होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी इस लेवल पर और कम से कम एनर्जी इस वाले लेवल पर। ओके, एट ईच ट्रॉफिक लेवल एक पर्टिकुलर पूरी एनर्जी का एक पार्ट जो होता है वो लॉस हो जाता है इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस या फिर मेटाबॉलिज्म को कैरी करने के लिए बाय ऑर्गेनिजम्स या फिर बाय सर्टेन नंबर ऑफ स्पीशीज। अ पार्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जब स्पीशीज ये वाली खाई जा रही है इसके द्वारा और ये वाली खाई जा रही है अगर इसके द्वारा, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर हर एक स्पीशी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल की स्पीशीज को खा रहे हैं, तो ये होता है 10% बस। और यही से जब एनर्जी जो होती है हर एक लेवल पे जाके कम होती जाती है, 10%, 10%, 10%, उसका 10%, उसके 10% का 10%, उसके 10% का 10%, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इजी था ये फिनोमेना, कुछ नहीं। इकोलॉजिकल पिरामिड जितने भी हमने पढ़े उनकी लिमिटेशंस क्या होती है, चाहे वो बायोमास वाले हों, चाहे वो नंबर वाले हों, चाहे वो एनर्जी वाले हों, इनकी लिमिटेशन क्या रहती है, इनके ड्रॉबैक क्या रहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स डू नॉट कंसिडर द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल्स। कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर मैंने एक पिरामिड बनाया लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। यार ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक पर्टिकुलर रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या पता वर्ल्ड की वो एक यूनिक जगह और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेस लेवल पे बर्ड्स ही बर्ड्स बहुत ज़्यादा मिल रही हों, बहुत ज़्यादा मिल रही हों बर्ड्स ही बर्ड्स, या घोड़े मिल रहे हो अगर वो ग्रासलैंड हो बहुत ज़्यादा। अब ये यहाँ पर भी मिल रही हैं और क्या पता ये तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे भी बहुत ज़्यादा बर्ड्स मिल रही हो, कोई बड़ी चिड़िया छोटी चिड़िया को खा रही हो। लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड ना चिड़ियों को चिड़ियों की तरह ही देखता है, चिड़ियों को चिड़ियों की तरह ही देखता है। अब जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं, मैं इस बात को प्रूव कर देता हूँ अभी आपके सामने। हमें ये वाली, चलो ये तो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, ये वाला देख लें, ईजी वे में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख लो, चलो अब ये पिकॉक है। अब हम लोग हमेशा ये मान लेते हैं, अच्छा मुझे बताओ किसी भी टॉप लेवल पर कार्निवोर हम लोग कुत्ते को बोल सकते हैं, डॉग को बोल सकते हैं टॉप कार्निवोर क्या किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर? नहीं बोल सकते। लेकिन एक बार बताओ, ब्लॉक मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, कसम से बता रहा हूँ, तिहाड़ जेल मेरे घर के पास है, गेट नंबर 4 उसका, वहाँ से पिकॉक उड़कर चले आते हैं बड़े सारे हमारे ब्लॉक में। गली के कुत्ते खा जाते हैं उनको, पिकॉक को मार के। उड़ पाते नहीं बेचारे तारों वारों के मारे, इतनी दूर तक गलती से कभी चले आए, इसकी छत पर उसकी छत पर गिर गए तारों से टकराते हुए, गिरे जैसे ही अब कुत्ते ने तो चीर फाड़ करके सब खा डाला। इस चीज़ को ना, ये इसकी लिमिटेशन है कि इसको डिनाई कर देता। अब ये एक बार बताओ, ये बगुला खेत पर खड़ा हुआ है, तो खेत पर तो ये लोमड़ी वगैरह बहुत शिकार करने आते हैं, खा जाते हैं, लेकिन क्या लोमड़ी को टॉप कार्निवोर होता है क्या किसी इकोलॉजिकल सिस्टम का? नहीं होता। अब जैसे इसको देख लो, यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, वो ये हॉक को देख लो यार। अब ये हॉक है, यहाँ पर कहीं कबूतर और कौवा नहीं दिख रहा, ये जो चिड़िया वगैरह होती हैं खा जाती है। और ये हॉक तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, चील से भी बड़ी एक बर्ड होती है, वो चील को भी खा जाती है। तो इसकी बात तो करता नहीं, क्योंकि इसके इकोलॉजिकल पिरामिड के कंसेप्ट में सारी बर्ड्स ही हैं, फिर चाहे वो मतलब तोता मैना हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो ईगल हो, चाहे कबूतर हो, चाहे कौवा हो, सारे एक ही चीज़ हो। सांप नागिन जो होती है ना, वो अपने बच्चों को भी खा जाती है। सारे सांपों को जिंदा नहीं रहने देती नागिन का ये रूल है कि वो अपने अंडे जो होते हैं बच्चे खा जाती है। लेकिन ये वाली चीज़ तो ये डिनाई कर देता है इकोलॉजिकल पिरामिड, इस चीज़ को, ये छोटी छोटी बारीकों को तो देखता ही नहीं है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर पहली लिमिटेशन, ठीक है। सेम स्पीशीज विच बिलोंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। तो क्या कबूतर और पिकॉक क्या एक ही लेवल पर है? बिल्कुल नहीं। और फिर ये भी तो देखो ना, कबूतर जनरली वेजिटेरियन होते हैं, मैंने उनको मांस वास ज़्यादा खाते नहीं देखा, मैंने तो आज तक लाइफ टाइम मैंने नहीं देखा, खाते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यही सुना कि कबूतर वेजिटेरियन टाइप ही होते हैं। कौवे लेकिन बहुत खाते हैं मांस वगैरह, चूहे का मांस उठाकर खा जाएंगे, इसका मांस उठाकर खा जाएंगे, है ना। इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट ये अज्यूम कर लेता है कि रियल इकोसिस्टम के अंदर ना सिंपल फूड चेन है, समथिंग दैट ओनली एग्जिस्ट इन नेचर। और ये मानती है कि ये रियरली नेचर में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है कि सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट करे। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, चिड़ियों में कंपटीशन यार। अगर हम अपनी छत पे मान लें कि इकोसिस्टम है, तो आप देखोगे सुबह सुबह चील की डर की वजह से कौवे भी भाग रहे हैं, कबूतर भी भाग रहे हैं। लेकिन एक पानी पीने के लिए छत पे मान लो कि मेरे एक वो मिट्टी का पदार्थ रखा हुआ है जिसमें पानी है, अगर कबूतर वहाँ बैठे हुए हैं 6-7, एक कौवा बीच में आ जाए तो सारे कबूतर की फट जाती है, वो वहाँ से भाग जाएंगे। अब ये बर्ड स्पीशीज के बीच में मैंने कंपटीशन देखा है। कौवा जो होता है वो छोटी सी हमिंग बर्ड को, स्पैरो को खा रहा है, अटैक कर रहा है उसके ऊपर, घायल कर रहा है उसको।
कबूतर की डेड बॉडी पर एक कौवा फीड कर रहा है। कुत्ता जो है वो कभी कभार पार्क में कोई कौवा जो है कबूतर बैठा हुआ है उसको पकड़ के खा जा रहा है। कभी कभार कुत्ते इंसान को घायल ऐसे कर दे रहे हैं कि इंसान जान से मर जा रहा है। तो ये चीज ना रेयरली अगर होती है कुदरत के अंदर कि सिंपल फूड चेन कभी रेयरली मतलब देखने को मिले। कभी भी नेचर के अंदर सिंपल फूड चेन नहीं होती। एवरी नेचर इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। एवरी रिलेशनशिप, द इंटर रिलेशनशिप, द फूड चेन, द फूड वेब, इवन फूड चेन जैसा हम मान लेते हैं कि फूड चेन तो होती ही नहीं है। पहली बात है रियल एनवायरमेंट के अंदर, रियल कुदरत के अंदर, रियल नेचर के अंदर वो फूड वेब होता है। फूड वेब भी जो इतना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो हमें यहाँ पर दिखा चुका है राइटर। ये हम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं एक्चुअली इकोलॉजिकल पिरामिड के टॉपिक की, इसलिए मैं थोड़ा सा क्रिटिकल होकर बात कर रहा हूँ। ये हमने सबसे कॉम्प्लेक्स अभी तक अपने कोर्स के अंदर यही फूड वेब देखा है, और ये जिंदगी में सबसे पहला फूड वेब मैंने इसी चैप्टर के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड देखा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रियल चीज़ में चीज़ें एग्जिस्ट करती है। अब ये तो फूड वेब पता गया ग्रासलैंड के अंदर, और मुझे तो ये बताया जाता है फूड वेब कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन क्या सिर्फ यही स्पीशीज़ हैं क्या यहाँ पर, बताओ। अब फिर इस पे इकोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटिस्ट क्या कहते हैं, ये तो समझाने के पर्पज से है। तो समझाने के पर्पज तो रियल एनर्जी का ट्रांसफर तो बताओ ना, रियल नंबर्स का, रियल बायोमास का फ्लो तो बताओ ना। तो हैंस तीसरा एक और था, मोर ओवर, हाँ, इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब। जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वहां पर फूड वेब कमी आता है, क्योंकि वो ये मानकर बैठ जाता है कि सिंपल फूड चेन है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स करते हुए दिखा नहीं सकते, वरना तो फिर ये ऐसा कुछ बनेगा। ये एक लेवल बनी, इसके अंदर भी 3 पार्ट बन जाएंगे। ये छोटी छोटी ऐसे करके करके लेवल बनी, फिर एक इतनी बड़ी लेवल बन गई, फिर इसके 2 पार्ट बन जाएंगे। ये इसको खा रहे हैं, ये खाए जा रहे हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर ये चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट ऐसे हो नहीं सकती। मोर ओवर जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, जैसे प्लांट, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि डेड एंड डिके मैटर पर फीड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, दे आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, इवन दो ये इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। पिछले 2 चैप्टर से इस वाली बात को कवर करे चले आ रहे हैं, डीकम्पोजर्स वगैरह, सेप्रोफाइट्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, फ्रेश टॉपिक जो है हमारा बायोमैग्निफिकेशन। लेकिन इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।